गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर। बेटा, जो एमएमई 1 की हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, आज हम उसका नेक्स्ट सेक्शन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट सेक्शन है वो है 1.5 फ्रॉम सिक्सेडर एंड हेमंड्स की बुक, जो आपको रिकमेंड की गई है वहां से। चलिए जी, तो आज का जो मेरे बच्चों मेरा टॉपिक है वो है फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ लॉजिक। तो एक्चुअली लॉजिकल थ्योरी मैथमेटिक्स में एक थ्योरम्स प्रूफ क्राइटेरिया है। थ्योरम्स प्रूफ क्राइटेरिया क्यों है, थोड़ा समझाता हूं। जब भी हम मैथमेटिक्स में किसी थ्योरम को, किसी बात को प्रूफ करते हैं, तो हम तीन तरीके से प्रूफ करते हैं: डायरेक्ट मेथड, कंट्राडिक्शन या कंट्रापोजिटिव मेथड, और मेथड ऑफ प्रिंसिपल इंडक्शन। तीन मेथड हैं, तीन टेक्निक्स हैं जिनसे हम मैथमेटिक्स में किसी भी चीज को प्रूफ करते हैं, राइट। लेकिन उनमें से जो दो टेक्निक है, डायरेक्ट मेथड और मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव और कंट्राडिक्शन, वो दोनों टेक्निक लॉजिकल कनेक्शन से अटैच है, मतलब लॉजिकल थ्योरी से अटैच है। तो जैसे मैथमेटिक्स में बच्चों आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन थ्योरी, सेट थ्योरी। तो ये दो बड़ी थ्योरीज हैं जो आप इकोनॉमिक्स में यूज भी करते हैं। बजट सेट आप यूज करते हैं तो सेट थ्योरी का पार्ट है। यूटिलिटी फंक्शन आप यूज करते हैं, फंक्शन थ्योरी का पार्ट है। तो फंक्शन थ्योरी में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, इंटीग्रेबिलिटी क्या होती है, ब्ला ब्ला चीजें बहुत सारी पढ़ी। ऐसे ही सेट थ्योरी में आपने बहुत सारी पढ़ी। सेट्स होते हैं जी, सेट्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। फिर सेट्स पे आप कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं जी, यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। और आप एक चीज को नोटिस करते हैं कि अगर दो सेट्स का आप यूनियन करते हैं तो सेट बनता है, इंटरसेक्शन करते हैं तो भी सेट बनता है, और डिफरेंस करते हैं तो भी सेट बनता है। इसका मतलब ये जितनी भी थ्योरीज हैं वो कहीं ना कहीं यूज होती हैं। तो जो आज की मेरी थ्योरी है लॉजिक्स या थ्योरी ऑफ लॉजिक्स, वो मैथमेटिक्स में थ्योरम्स को या किसी भी बात को प्रूफ करने का एक टेक्निक होता है, वे होता है। तो कैसे वो टेक्निक डेवलप होता है ये भी हमारा कोर्स में है, विच इज 1.6। वहां पे हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की जो मेरी क्लास है वो ये है कि लॉजिकल थ्योरी या लॉजिक्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, और क्या क्या इनके बीच में ऑपरेशंस होते हैं। जैसे सेट्स के बीच में ऑपरेशंस होते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन। फंक्शंस के बीच में ऑपरेशंस होते हैं एडिशन ऑफ द फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ द फंक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, डिवीजन ऑफ द फंक्शन। और ये जितने भी ऑपरेशंस फंक्शंस पे करते हैं आप, बाद में एक फंक्शन ही बनता है। जैसे सेट्स पे आप कुछ काम करते हैं, बाद में एक सेट ही बनता है। तो ऐसे जो लॉजिकल थ्योरी होती है उसमें हम क्या चीज स्टडी करते हैं, क्या ऑपरेशंस होते हैं और क्या चीज बनती है, वो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल डीप में पढ़िएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़िएगा, क्योंकि यहां से एक अच्छा क्वेश्चन आता है। जो पिछली क्लासेस मैंने रियल नंबर से ली थी, मैंने आपको पढ़ाया बहुत कुछ था, लेकिन बोला था कि जो क्वेश्चन आता है वो इनइक्वालिटी से आता है या इनइक्वेशन से आता है। तो वहां पे उस बात को लेकर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना था। चलिए, तो सबसे पहली जो मेरी टर्म है मेरी लॉजिकल थ्योरी के अंदर, वो है प्रपोजिशंस और स्टेटमेंट्स। ठीक है। तो जब भी आप लॉजिकल थ्योरी डेवलप करते हो तो सबसे पहले आपके पास प्रीपोजिशंस या स्टेटमेंट्स होने चाहिए। अब कोई बच्चा पूछेगा सर स्टेटमेंट्स होते क्या है। मेरे बच्चों वेरी सिंपल, देखिए, अब अगर आप कोई भी बात कहते हैं, मान लीजिए इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, जैसे भी आप अगर कोई बात कहते हैं उसको हम कहते हैं सेंटेंस, है ना। जैसे माय नेम इज अमिताभ बच्चन, माय नेम इज सुधीर कुमार, तो दिस इज ए सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस कभी कभी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में बिलोंग करता है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर दिया जा सकता है यस और नो में। मतलब एनी सेंटेंस विच इज आइदर यस और नो, विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, which is either accepted or not, accepted or rejected। तो बहुत सारी टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। सेंस जो होता है इन सभी टर्म्स का वो बिल्कुल सेम होता है। तो कोई भी सेंटेंस अगर आप बोलते हो जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड
स्टेटमेंट और प्रीपोजिशन। जैसे दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मैंने एक सेंटेंस बोला, बट ये एक्चुअली में स्टेटमेंट है, क्योंकि आप इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। आप बोलेंगे यस सर। अगर मैं बोलूं बिहार इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो भी ये स्टेटमेंट ही है, बट ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आप बोलोगे कि सुधीर सर जो आपने स्टेटमेंट दिया वो गलत है। अब अगर मैं यहां पे एक बात बोलूं, मेरे बच्चों मेरे बचपन का नाम प्रेमपाल था, तो आप क्या बोलेंगे? क्या आप यस बोल सकते हैं क्योंकि आप मेरे बारे में जानते नहीं हैं? क्या आप नो बोल सकते हैं क्योंकि मेरे बारे में आप जानते नहीं हैं? तो आप बोलेंगे सर आइडिया नहीं है, आप जो कह रहे हो हमें समझ में नहीं आ रहा है। मतलब यू आर नॉट कैपेबल टू गिव द आंसर आइदर इन यस और इन नो फॉर्मेट। समझ गए? तो ये जो मैंने बात बोली कि मेरे बचपन का नाम प्रेमपाल था, आपके लिए ये सिर्फ एक सेंटेंस है, स्टेटमेंट या प्रीपोजिशन नहीं है। तो स्टेटमेंट या प्रीपोजिशन का मतलब होता है एनी सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। तो दुनिया का कोई भी स्टेटमेंट जो होता है वो या तो ट्रू होता है और या तो फॉल्स होता है मेरे बच्चों। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बारी आती है नोटेशंस की। तो यहां तक हमने क्या देखा कि हमारी जो नई थ्योरी हम डेवलप करना चाहते हैं, दैट इज लॉजिकल थ्योरी, उसमें हम जो वर्क करेंगे वो प्रीपोजिशन या स्टेटमेंट्स पर वर्क करेंगे। तो बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं, जैसे सेट थ्योरी में हम किस पे वर्क करते थे? सेट्स पे करते थे। सेट्स कैसे डिफाइन किया था? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सेट हमने बनाया था। ऐसे ही हम यहां पे प्रीपोजिशन स्टेटमेंट्स पर काम करेंगे। व्हाट इज द स्टेटमेंट? एनी सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम किसी भी स्टेटमेंट को कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे पी है सपोज, है क्यू है सपोज, डब्ल्यू है सपोज, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं कह दूं कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, मेरे बच्चों ये एक स्टेटमेंट है जिसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। और मैं कह दूं बिहार इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी एक स्टेटमेंट ही है, बट पहले वाला स्टेटमेंट का जो वैल्यू है, जो नेचर है वो ट्रू है। जो दूसरे वाला स्टेटमेंट है क्यू, उसका जो नेचर है, उसका जो वैल्यू है वो फॉल्स है। डजंट मैटर स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा कि वो स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट नहीं है। तो मेरे बच्चों हम लॉजिकल थ्योरी के अंदर सिर्फ स्टेटमेंट्स पर या प्रीपोजिशंस पर वर्क करते हैं। तो चलिए जी बता दिया आपको। तो बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं। अब बारी आती है ये जो स्टेटमेंट्स आपने बनाए, इनमें आप क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हो। जैसे सेट थ्योरी में हम 3 टाइप के ऑपरेशंस कर सकते थे, यूनियन, इंटरसेक्शन और सबट्रैक्शन, और करने के बाद सेट ही बनता था। ऐसे ही जो प्रीपोजिशंस है या स्टेटमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी हम 4 ऑपरेशंस कर सकते हैं, और 4 ऑपरेशन करने के बाद एक नया स्टेटमेंट या नया प्रीपोजिशन ही बनेगा। तो सबसे पहले आपको वो ऑपरेशन समझने होते हैं जो हम किसी भी थ्योरी के अंदर कर सकते हैं। तो अगला जो मेरा टॉपिक होगा मेरे बच्चों, वो सेम होगा ऑपरेशंस ऑन प्रीपोजिशंस या स्टेटमेंट्स। तो मेरे बच्चों अगर हमें कुछ ऑपरेशंस करने हैं तो सबसे पहले तो हमें मान लीजिए 2 स्टेटमेंट लेने होंगे, पी और क्यू। सपोज पी और क्यू मेरे पास 2 स्टेटमेंट है। अब यहां पे मैं 4 टाइप के ऑपरेशंस कर सकता हूं, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन एंड इंप्लीकेशन। तो ये तो मैंने नाम बोल दिया आपके सामने। अब इनके क्या काम है, ये वर्क कैसे करते हैं, वो मुझे सारा समझाना होगा। लेकिन इतना गारंटीड है कि जब भी मैं कोई ऑपरेशन कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर लगाऊंगा तो मुझे एक स्टेटमेंट ही मिलेगा। जैसे यूनियन अगर हम कुछ सेट का करते थे तो क्या सेट बनेगा ये तो पता नहीं है, वो तो यूनियन की डेफिनेशन पे डिफाइंड करता है, बट कंफर्म एक सेट बनेगा ये गारंटीड है। तो जहां पे जो भी ऑपरेशन हम लगाएंगे 2 स्टेटमेंट्स पर, 1 स्टेटमेंट पर, 3 स्टेटमेंट पर, बहुत सारे स्टेटमेंट पर, तो ऑपरेशंस लगने के बाद वो एक स्टेटमेंट ही बनेगा।
बस कंडीशन ये है कि क्या आपको पता है कि किस ऑपरेशन का एक्चुअली में क्या मीनिंग होगा या क्या मीनिंग होता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो जितना भी लॉजिकल कनेक्शंस है या लॉजिकल थ्योरी है मेरे बच्चों, उन सब में हम सिर्फ और सिर्फ 4 ऑपरेशंस पे वर्क करते हैं। चारों एक साथ लग सकते हैं, 3 एक साथ लग सकते हैं, कोई भी एक लग सकता है, डजंट मैटर, लेकिन हम सिर्फ 4 ऑपरेशंस वर्क करते हैं। कहां पे? लॉजिकल कनेक्शंस में। चारों कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला है कंजंक्शन। तो मेरे बच्चों, खाली कंजंक्शन लिख देने से काम नहीं चलेगा, मुझे ये आपको समझाना भी होगा, ठीक? तो कंजंक्शन कैसे काम करता है? जैसे शायद आपने देखा होगा, जब आप बचपन में 9th या 10th क्लास में आपको टीचर ने यूनियन ऑफ टू सेट्स पढ़ाया होगा। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब समझाया होगा कि यूनियन ऑफ टू सेट्स के अंदर वो एलिमेंट कंसीडर होंगे जो या तो ए में हो, या तो बी में हो, या तो दोनों में हो। फिर इंटरसेक्शन समझाया होगा, ए एंड बी दोनों में होने चाहिए। तो पहले तो आपको समझाया जाएगा ना कि भाई किस ऑपरेशंस का क्या मीनिंग होता है और वो कहां लगता है और लगने के बाद क्या बनता है, पहले आपको समझाया जाएगा। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई ये करके दिखा दीजिए जो हमने आपको समझाया था। ये रूल होता है दुनिया का। चलिए, तो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो जो कंजंक्शन होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं या फिर हम और लिखते हैं, ठीक है जी? या तो वी शेप में डिनोट करते हैं या फिर हम और लिखते हैं कंजंक्शन को, ठीक है? तो वो ये कहता है कि अगर पी आपके पास कोई स्टेटमेंट है और क्यू आपके पास कोई स्टेटमेंट है, सपोज जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, बिहार इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कोई भी 2 स्टेटमेंट है। वो कह रहा है कि इन दोनों को मिला के मैं एक स्टेटमेंट बनाना चाहता हूं, पी और क्यू। आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे आप यूनियन में लिखते हैं ना, है 2 सेट्स का यूनियन करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी। तो आपको नोटेशन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है ना कि नोटेशन क्या है। तो मैंने बोला कि आप ऐसे लिख सकते हो इसको। एक सेकंड मेरे बच्चों। तो पी और क्यू, कुछ राइटर इसको ऐसे भी लिखते हैं, पी और क्यू, डजंट मैटर, दोनों नोटेशन है आपके सामने, दोनों की दोनों नोटेशन मैंने लिखी है। अब इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है? मतलब इसका यही होगा कि पी और क्यू मतलब दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया और बिहार इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये कुल मिला के आप ऐसे लिखें या आप ऐसे लिखें, ये एक स्टेटमेंट बना। सपोज फॉर एग्जाम्पल आई कॉल दिस स्टेटमेंट एज डब्ल्यू। सो बेसिकली डब्ल्यू आपने एक नया स्टेटमेंट बनाया 2 स्टेटमेंट का कंजंक्शन करके। तो डब्ल्यू क्या बनेगा? दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया और बिहार इज कैपिटल ऑफ इंडिया। बन गया, बात खत्म। अब बारी ये आती है कि सुधीर सर, ये जो आप स्टेटमेंट बना रहे हो, इनका जो, ठीक है हम चलो समझ गए प्रूफ करने में इनका यूज होता होगा, बट ये डिफाइन कैसे होते हैं? मेरे बच्चों, ये डिफाइन होते हैं अपनी ट्रूथ वैल्यू के रेस्पेक्ट में। ट्रूथ वैल्यू का मतलब होता है कि ये जो स्टेटमेंट है जिसको आप ये बोल रहे थे कि सर या तो ये ट्रू होगा और या तो ये फॉल्स होगा, तो उनकी ट्रूथ वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू है टी, और अगर कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू है एफ। टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स, ठीक है? तो दुनिया का कोई भी स्टेटमेंट हो, हमें सिर्फ यह बताना होता है कि उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। तो ट्रूथ वैल्यू 2 ही हो सकती हैं, या तो ट्रू और या तो फॉल्स। लेकिन कब ट्रू होगी वो बताना पड़ेगा और कब फॉल्स होगी हमें वो बताना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे जो मेन फोकस होता है लॉजिकल थ्योरी के अंदर वो यही होता है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर आपके पास है तो क्या आपको उसकी ट्रूथ वैल्यूज पता है, और उनसे मिलके अगर आप कोई नया स्टेटमेंट बनाते हो, जैसे आज मैंने बनाया पी और क्यू, तो क्या आप पी और क्यू की ट्रूथ वैल्यूज बना सकते हो? तो ये जो ट्रूथ वैल्यूज बनती हैं, इनकी टेबल्स मैथमेटिशियन ने हमें डिफाइन करके दी, एंड दीज टेबल्स आर कॉल्ड ट्रूथ टेबल्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रूथ टेबल ही डेफिनेशन है
पूरे सिनेरियो का, जैसे यूनियन का डेफिनेशन आपको दिया गया, इंटरसेक्शन का डेफिनेशन आपको दिया गया, सब्ट्रैक्शन का डेफिनेशन आपको दिया, तो आज हम ट्रूथ टेबल का डेफिनेशन देंगे। ट्रूथ टेबल का डेफिनेशन का मतलब है कि जब कंजंक्शन होता है तो ट्रूथ टेबल कैसे काम करती है, डिसजंक्शन होता है तो ट्रूथ टेबल कैसे काम करती है, नेगेशन पे कैसे काम करती है, इंप्लीकेशन पे कैसे काम करती है। तो ये जो ट्रूथ टेबल है, दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ लॉजिक। समझ गए? स्टेटमेंट आपने बना दिए, जब आप स्टेटमेंट्स को क्लब कर रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं, तो उनकी ट्रूथ वैल्यूज आपको डिफाइन करनी होंगी। तो आप डिफाइन नहीं करेंगे, मैथमेटिशियंस ने ऑलरेडी डिफाइन करके हमें दे रखी है, बस हमें डिस्कस करना है। तो दो बातों का मेजर ध्यान रखना होता है कि किस ऑपरेशंस की नोटेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है और उसका ट्रूथ टेबल कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक, तो सबसे पहले आया कंजंक्शन। कंजंक्शन की नोटेशन आपको बता दी, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, डिफाइंड ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, तो आप पी स्टेटमेंट लिखेंगे, बीच में और लिखेंगे और क्यू स्टेटमेंट लिखेंगे। आपका नया स्टेटमेंट बनेगा, आप चाहो तो उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दो और चाहे तो आप इससे रिप्रेजेंट कर दो, जैसे मर्जी कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका क्या ट्रूथ टेबल आपको पता है, तो हमें हर एक का ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए। तो चलिए जी, यहां पे हम थोड़ा सा इसका ट्रूथ टेबल मेरे बच्चों एक बार आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं। बिल्कुल सिंपल है, एक छोटा सा टेबल आप बना लीजिए, बिल्कुल कोई भी टिपिकल टास्क नहीं है मेरे बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि हम करना क्या चाहते हैं और हमें करना क्या था। इनकी जो ट्रूथ टेबल के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, कोई कम ज्यादा नहीं होते हैं। भी आप धीरे धीरे सारी चीजें मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। ठीक, देखिए कैसे। सबसे पहले तो मान लीजिए आपने पी स्टेटमेंट लिखा, आपने क्यू स्टेटमेंट लिखा और पी और क्यू आप नया स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो इस टेबल के अंदर तीन स्टेटमेंट है, पी स्टेटमेंट एक है, क्यू स्टेटमेंट एक है और पी और क्यू आपने बनाया। अब इसकी ट्रूथ टेबल मैथमेटिशियन डिफाइन करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, सबसे पहले देखो, ऐसा हो सकता है कि पी भी ट्रू हो और क्यू भी ट्रू हो। यस, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि पी तो ट्रू हो बट क्यू फॉल्स हो, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है पी फॉल्स हो और क्यू ट्रू हो, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है पी भी फॉल्स हो और क्यू भी फॉल्स हो। तो सबसे पहले तो पी और क्यू के जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं वो सब हमने लिख लिए, इसके अलावा और कोई भी सिनेरियो नहीं हो सकता। अब बारी आती है कि पी और क्यू का जो ट्रूथ वैल्यू है, पी के और क्यू के रेस्पेक्ट में वो क्या डिफाइन होगा। तो मेरे बच्चों, मैथमेटिशियंस डिफाइंड एज, अब ये सब कुछ मैथमेटिशियन ने डिफाइन किया है, सुधीर सर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो वो कहता है कि पी और क्यू अगर दोनों ट्रू हैं तो पी और क्यू की जो ट्रूथ वैल्यू बनेगी वो कंफर्म टी बनेगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है तो भी इसकी वैल्यू ट्रू ही बनेगी। अगर पी फॉल्स है और क्यू ट्रू है तो भी इसकी वैल्यू ट्रू ही बनेगी। अगर दोनों फॉल्स है तो इसकी वैल्यू कंफर्म फॉल्स बनेगी। मीन्स व्हाट, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी और क्यू, the truth value of P or Q is false only when both P and Q are false. That's it. सिंपल बिल्कुल। मतलब P और Q जब आप स्टेटमेंट बनाएंगे तो P और Q हमेशा ट्रू होगा, या तो P ट्रू हो और या तो Q ट्रू हो या तो दोनों ट्रू हो। अगर दोनों फॉल्स है तो ही P और Q फॉल्स हो सकता है, बिल्कुल सिंपल। तो ये आपको याद रखना है। ये मेरे बच्चों बहुत सारी दुनिया की जगहों पर यूज होता है। अभी धीरे धीरे आप चीजों को समझोगे, डायरेक्ट मैं एक क्लास में आपको इतना डीप में नहीं लेके जाना चाहता, पहले धीरे धीरे आप चीजों को समझिए, है ना। देखिए एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने दो ट्यूबलाइट लगाई, अगर थोड़ा बहुत आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, दो ट्यूबलाइट आपने कुछ ऐसे लगाई। सपोज ये आपने दो ट्यूबलाइट लगाई, इसको हम बोलते हैं पैरेलल ट्यूबलाइट्स। तो एक ट्यूबलाइट आपके पास ये है और एक ट्यूबलाइट आपके पास ये है। सपोज फॉर एग्जांपल इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट को हम कहते हैं पैरेलल सीरीज। समझ गए। तो मेरे बच्चों, अगर
यहां से करंट पास हो रहा है और यहां से करंट पास नहीं हो रहा है, तो भी यहां पे करंट पहुंच जाएगा, कंफर्म गारंटी है। मींस अगर आपका करंट यहां से पास हो रहा है और यहां से पास नहीं हो रहा है, तो भी यहां से आपका करंट पास हो जाएगा, कंफर्म गारंटी है। तो या तो ये ट्रू हो जाए, या तो ये ट्रू हो जाए, या तो दोनों ट्रू हो जाए, वैल्यू ट्रू हो जाती है। ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, रूल है ये, बहुत मतलब ठीक है, डेप्थ में है ये चीजें। लेकिन अगर आपका ट्यूबलाइट ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है आपका ट्यूबलाइट, समझ गया ना, ये कुछ और फॉर्मेट है। अगर यहां पे करंट जा रहा है और यहां पे करंट नहीं जा रहा है, तो आगे करंट नहीं जाएगा। यहां पे आगे करंट तभी जाएगा जब दोनों में करंट जाएगा। आप समझिए। तो हो सकता है एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा कम समझ में आया हो, क्योंकि फिजिक्स का एग्जाम्पल था, बट ये दुनिया की जितनी भी थ्योरीज है, उन सब में कोई भी चीज अगर मुझे प्रूफ करनी होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से प्रूफ होती है। और वो लॉजिक मतलब कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, लॉजिक मतलब ट्रूथ वैल्यूज या ट्रूथ टेबल से हम सारी चीजों को मेरे बच्चों डिफाइन करते हैं। ठीक, तो ये था कंजंक्शन, जिसका ट्रूथ वैल्यूज या ट्रूथ टेबल हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। चलिए जी, अब आगे चलते हैं मेरे बच्चों। सेकंड है मेरा डिसजंक्शन। तो बिल्कुल सेम बात, डिसजंक्शन को डिनोट करते हैं ऐसे या फिर एंड। ठीक है, तो कैसे करेंगे? दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया एंड बिहार इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसे स्टेटमेंट बनेगा। तो जो नया स्टेटमेंट बनेगा डब्ल्यू, वो क्या स्टेटमेंट बनेगा नया? पी एंड क्यू, या तो ऐसे लिखो या फिर लिखो ऐसे, पी एंड क्यू। ठीक है, तो जहां और लिखा हुआ था अब वहां एंड आ जाएगा। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो या तो आप स्टेटमेंट का और कर सकते हो, या तो आप स्टेटमेंट का एंड कर सकते हो। जो भी आप करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं करता है। मेरा काम है आपको यह समझाने का कि इसका जो ट्रूथ टेबल है, जो ट्रूथ वैल्यूज है, वो कैसे डिफाइन होंगी। मेरे बच्चों, बिल्कुल एकदम इजी टास्क, फिर से वही टास्क कि आपने एक सिंपल सा जो है टेबल बनाया, पी ले लीजिए, क्यू ले लीजिए, पी एंड क्यू ले लीजिए, है ना। तो पी हो गया, क्यू हो गया, पी एंड क्यू आपने डिफाइन कर दिया। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो चारों पॉसिबिलिटीज को मैं एक बार आपके सामने लिख लेता हूं। तो ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। अब बारी आती है पी एंड क्यू की। तो पी एंड क्यू का रूल है, जो अभी मैं फिजिक्स वाली बात बता रहा था, कि अगर पी एंड क्यू दोनों ट्रू हैं, तभी जो डिसजंक्शन होता है वो ट्रू होगा, अदरवाइज नॉट। तो पी और क्यू अगर ट्रू हैं तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज जितने भी केसेस हैं सब में ये फॉल्स होगा। तो पी एंड क्यू जो स्टेटमेंट आप बनाओगे, दिस इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, दैट्स इट। तो हर एक चीज का कोई ना कोई मतलब होता है। तो पी और क्यू आपने 2 स्टेटमेंट लिए, उनकी ट्रूथ वैल्यूज अगर आप डिफाइन करते हैं, तो पी एंड क्यू का जो ट्रूथ वैल्यूज है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। तो पी एंड क्यू तभी ट्रू माना जाता है जब पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू। अगर एक ट्रू है, एक फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं, तो जो पी एंड क्यू स्टेटमेंट होता है वो हमेशा फॉल्स होता है। दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल। एंड दिस इज कॉल्ड डिसजंक्शन। तो नाम दे दिया, जैसे यूनियन दे देते हो, इंटरसेक्शन दे देते हो, ऐसे ही यहां पे कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन नाम दिए जाते हैं। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट है नेगेशन। तो वो कहता है कि जैसे आप शायद सेट थ्योरी में आपने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा होगा, है ना। यूनिवर्सल सेट में से एक सेट हटा देते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो जैसे सेट्स के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ऐसे ही मेरे बच्चों स्टेटमेंट के नेगेशंस होते हैं। तो मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है आपके पास पी, कोई स्टेटमेंट है पी, ठीक है। नेगेशन को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, या इस तरीके से डिनोट करते हैं, या हम नॉट लिखते हैं।
बहुत सारे तरीके हो सकते हैं रिप्रेजेंट करने के। तो वो कहता है कि अगर P एक स्टेटमेंट है तो आप जब इसका नेगेशन करेंगे तो नेगेशन P ऐसे लिखेंगे। नेगेशन हमेशा सिर्फ एक स्टेटमेंट का होता है। आपने वो स्टेटमेंट कितने स्टेटमेंट से मिलके बनाया ये चीज मैटर नहीं करती, बट जो स्टेटमेंट होता है एक, उसी का नेगेशन होता है। इसको हम लोग नॉट P भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया और इसका नेगेशन करना है, तो आप बोलेंगे दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। या आप ऐसे भी बोल सकते हो इट इज नॉट ट्रू दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। समझ गए ना, बिल्कुल सिंपल है। बोलने के तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन सेंस बिल्कुल सेम है। अब फिर से वही बात कि सर इसकी ट्रूथ टेबल कैसे वर्क करेगी। तो इसकी ट्रूथ टेबल सबसे पहले तो बहुत छोटी ट्रूथ टेबल बनने वाली है इसकी। क्यों छोटी ट्रूथ टेबल बनने वाली है? क्योंकि इसमें दो ही स्टेटमेंट है। तो कैसे बन सकते हैं देखिए, बिल्कुल सिंपल मेरे बच्चों। मान लीजिए ये P है और ये नेगेशन P आपने कर दिया, तो P या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। नेगेशन P फॉल्स और ट्रू मींस जो भी P की नेचर होगी, नेगेशन P की नेचर उसके अपोजिट होगी। अगर P ट्रू है तो नेगेशन P फॉल्स हो जाएगा, और अगर P फॉल्स है तो नेगेशन P ट्रू हो जाएगा। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखेंगे। चलिए भाई, मान लीजिए मैं कह दूं दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आप क्या बोलेंगे? यस सर, ट्रू। और अगर मैं इसका नेगेशन कर दूं दिल्ली इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप क्या बोलोगे? सर गलत है। तो बिल्कुल सेम चीज लिखी है भाई। ये तो मैं एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझा रहा था। चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब फोर्थ जो आता है वो आता है इंप्लीकेशन। ये एक्चुअली में सबसे मेन होता है, दैट इज इंप्लीकेशन। इसको हम जो डिनोट करते हैं वो ऐसे करते हैं, या इफ देन ऐसे मिलके करते हैं। अभी समझाता हूं आपको सारी चीजें। तो वो कहता है कि मान लीजिए आपका एक स्टेटमेंट है P और एक आपका स्टेटमेंट है Q। दो स्टेटमेंट है और आपने एक नया स्टेटमेंट बनाना चाहते हो W, विच इज व्हाट P इंप्लाइज Q। आप इसको कैसे लिख सकते हो? इफ P देन Q। आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ऐसे स्टेटमेंट लिखिए, रिप्रेजेंट करिए। आप ऐसे स्टेटमेंट का रिप्रेजेंट करिए। एक नया स्टेटमेंट बनेगा, मैं उसको W कह रहा हूं, जो है इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन का मतलब है P इंप्लाइज Q, मींस हमने एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट पर इंप्लाई कर दिया। क्या कह दिया हमने? इफ दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया देन बिहार इज कैपिटल ऑफ इंडिया। समझ गए? मतलब इफ इंप्लाइज, हमने एक स्टेटमेंट को इंप्लाई कर दिया दूसरे स्टेटमेंट पे। जैसे टेक्निकली अगर आप देखें, एक स्टेटमेंट शायद आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एक स्टेटमेंट है, देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एक स्टेटमेंट है, और P इंप्लाइज Q आप मुझे बोल रहे हैं कि सर इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो इंप्लाई आप करते हैं। तो दो स्टेटमेंट हमको लेके हमने एक नया स्टेटमेंट बनाया, इंप्लीकेशन स्टेटमेंट, जिसको हम इंप्लीकेशन कहते हैं। P इंप्लाइज Q। अब फिर से वही बात आती है मेरे बच्चों कि इसकी ट्रूथ टेबल कैसे वर्क करेगी। मेन काम ट्रूथ टेबल का है, बाकी और किसी चीज का मेन काम नहीं है। देखिए कैसे। फिर से वही एक छोटी सी टेबल मुझे आपको बना के देनी पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्लास में मेरे बच्चों मैं ये टेबल बना के लाऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। ठीक है? टाइम वेस्ट करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। टाइम इज वेरी प्रेशियस। जितना ज्यादा टाइम मैं लगाना चाहता हूं उसको मैं समझाने में लगाना चाहता हूं। P Q, P इंप्लाइज Q। चलिए जी, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। आइए, अगर दोनों ट्रू हैं तो ये भी ट्रू होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैथमेटिशियन मुझे कह के गए हैं। अगर ये भी ट्रू है और ये भी, ये फॉल्स है, समझ गए? P अगर ट्रू है और Q फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। बी केयरफुल।
अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ये दोनों फॉल्स हैं तो भी ये ट्रू होगा। मीन्स व्हाट? कोई भी ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट पर इंप्लाई नहीं किया जा सकता। अगर आप ट्रू स्टेटमेंट को फॉल्स स्टेटमेंट पर इंप्लाई कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू कंफर्म फॉल्स आने वाली है। तो जो P इंप्लाइज Q है ना मेरे बच्चों, ये P इंप्लाइज Q का जो ट्रूथ टेबल बनेगा वो क्या बोलेगा कि P इंप्लाइज Q इज फॉल्स ओनली व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, अदरवाइज P इंप्लाइज Q इज ऑलवेज ट्रू। तो दोनों ट्रू है तो भी P इंप्लाई Q ट्रू बनेगा। एक ट्रू है पहले वाला और दूसरा फॉल्स है तो P इंप्लाई Q फॉल्स बनेगा। पहला फॉल्स है तो दोनों में से Q चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हमेशा वैल्यू ट्रू बनेगी। यहां पे मेरे बच्चों जो P है उसको हम एंटीसीडेंट पार्ट कहते हैं और जो Q है उसको हम कंक्लूजन पार्ट कहते हैं। कहने का मतलब है ये नाम है, आप कुछ और भी कह सकते हो, मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है, ठीक। तो P इंप्लाइज Q मतलब इंप्लीकेशन थ्योरी सबसे ज्यादा मेन होती है, आपने लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये रखती है इन द थ्योरी ऑफ लॉजिक। वैसे तो चारों ही होते हैं, चारों के बिना ये चलेगी नहीं थ्योरी, बट सबसे ज्यादा फोकस हम लोग इस पे करते हैं, P इंप्लाइज Q पे। तो मेरे बच्चों दुनिया का जितना भी लॉजिकल थ्योरी डेवलप होगा उसके अंदर सिर्फ ये 4 ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन एंड इंप्लीकेशन। अब बारी आती है कि और बहुत सारे ऑपरेशंस भी आप लगाएंगे, लेकिन वो जो बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं ना मेरे बच्चों, वो बहुत सारे ऑपरेशंस कुछ अलग ऑपरेशंस नहीं होते, इन्हीं चारों से मिलके बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कभी आपने किया सेट थ्योरी में A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या है? आपने दो ऑपरेशंस एक साथ लगाए हैं, तो दो ऑपरेशंस कभी भी एक साथ तो लगते नहीं है। तो आपने जब ये किया होगा तो आपने पहले दो सेट का यूनियन किया होगा, करने के बाद फिर आपने कॉम्प्लीमेंट लगाया होगा। ऐसे ही हम यहां पर भी लॉजिकल थ्योरी के अंदर भी बहुत सारे ऑपरेशंस एक साथ इंप्लाई करते हैं। तो वो एक साथ नहीं होते, वो एक एक करके मिलते हैं, लेकिन आपको लास्ट में ऐसा दिखाई देगा कि एक साथ ही हो रहे होते हैं। तो उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो कोई अनदर कैटेगरी नहीं होती, वो बहुत सारे जो कैटेगरी हमने डिफाइन करी 4, उनको मिला के बनाया जाता है। सवाल वहां पर भी यही रहेगा, क्वेश्चन वहां पर भी यही रहेगा कि ये जो आप बना रहे हो इसकी ट्रूथ टेबल क्या बनेगी। जैसे क्वेश्चन यहां पे भी यही था कि अगर मैं दो सेट का यूनियन करके कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो उसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, यही तो सवाल था। ऐसा ही अगर मैं 2 बार इंप्लीकेशन कर दूं, फिर नेगेशन कर दूं, डिसजंक्शन कर दूं, तो उसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, कैसे डिफाइन होगा। वो जो अगले वाले ट्रूथ टेबल हैं वो आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इन चारों के ट्रूथ टेबल मैं आपको बता चुका हूं। तो बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, कोई भी टिपिकल टास्क बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारे काम हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम 2 वे इंप्लीकेशन से मेरे बच्चों स्टार्ट करेंगे। होप सो आपको चीजें समझ में आएंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।